हेलो गाइस, माई सेल्फ सुजीत आदरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट्स। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैम का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जीटी एंड सीएपीपी चैप्टर। सो पहले हम जीटी देखेंगे, फिर सीएपीपी वाला चैप्टर देखेंगे। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी मतलब क्या? ग्रुप टेक्नोलॉजी आप ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है और ऐसे एक एक टॉपिक समझने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि ये टॉपिक हम थोड़ा ऊपर से देखेंगे, और अगर आपको डीपली देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये टॉपिक देख सकते हैं, और मैं इसका आई बटन पे ऊपर लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप लोग अगर पूरा चैप्टर रिवाइज़ करना हो तो आप समझ के रिवाइज़ कर पाए। तो जीटी मतलब बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी मतलब एक पार्ट फैमिली में छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करना, और जिसके जो है मशीनिंग ऑपरेशन सेम है उसे आइडेंटिफाई करना और एक ही ग्रुप में डालना, उसे कहते हैं बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी। सो पार्ट फैमिली, देन पार्ट फैमिली क्या है कि पार्ट फैमिली इज़ ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स that are similarly either because of geometric shape and size or because similar processing steps are required in their manufacture। तो अगर सिमिलर उनके ज्योमेट्रिक शेप या साइज सिमिलर हो, या तो फिर जो है उनका प्रोसेसिंग स्टेप्स मैन्युफैक्चर करने के सेम हो, तो उसे हम सेम पार्ट फैमिली में डालते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पार्ट फैमिली। देन नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर पार्ट फैमिली। सो मेथड कौन कौन से? तो देयर आर 3 बेसिक मेथड्स, दैट इज विजुअल पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। तो विजुअल इंस्पेक्शन मेथड में जो है आप देख सकते हैं फिगर में, तो इसी तरीके से हम क्या है कि सेम पार्ट्स को जो है देख के, या तो फिर उनके फ़ोटोग्राफ देख के, या मतलब फिज़िकल मॉडल देख के, या तो फिर फिज़िकल मॉडल ना हो तो फिर फ़ोटोग्राफ देख के हम अगर इंस्पेक्शन करें तो उसको बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। देन नेक्स्ट इज़ कोड सिस्टम है, उसमें ये बेसिकली ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। सो फर्स्ट वन इज़ मोनो कोड और हायरार्चिकल कोड। तो मोनो कोड मतलब या हायरार्चिकल मतलब क्या? एक के बाद एक आना, जैसे फर्स्ट वाला सेकंड के ऊपर डिपेंडेंट है, सेकंड वाला थर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब नीचे वाले जो यूनिट्स है वो ऊपर वाले यूनिट्स पे डिपेंडेंट है। ऐसे जो इंटरडिपेंडेंसी है उनका, इसलिए उसे कहते हैं हायरार्चिकल कोड। देन नेक्स्ट इज़ पॉली कोड और एट्रीब्यूट कोड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 8 डिजिट रहते हैं, और इसमें पहले को फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे में क्या है, और दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता तीसरे में क्या है, वैसे ही तीसरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे में क्या है, मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं रहते। सो उसको कहते हैं पॉली कोड और एट्रीब्यूट कोड। सो फर्स्ट वन इज़ मोनोकोड, देन पॉलीकोड, एंड द लास्ट वन इज़ हाइब्रिड कोड। मतलब मोनोकोड और पॉलीकोड दोनों को मिला के अगर कोई कोड बनाया जाए तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड कोड और डिसीजन कोड। ऐसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पॉली कोड भी है और मोनो कोड भी है, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड और डिसीजन कोड। देन नेक्स्ट इज़ एमआई क्लास सिस्टम। देन एमआई क्लास सिस्टम में टोटल 12 टाइप के कोड होते हैं। 12 कोड में जैसा आपको दिया है उस हिसाब से होता है। फर्स्ट में मेन शेप, सेकेंड थर्ड मेन एलिमेंट्स, शेप एलिमेंट्स, फोर्थ इज पोजीशन ऑफ शेप एलिमेंट, फिफ्थ सिक्स्थ इज मेन डायमेंशन, 7th for dimension ratio, 8 for auxiliary dimension, then 10, 9, 10 for tolerance codes, and 11, 12 for material codes. So this is MI class system. Then एक और होता है कि D class। MI class के बाद आता है D class। तो डी क्लास में बेसिकली 8 कोड होते हैं। पहले 3 इज़ फॉर बेसिक शेप, सेकेंड 4th इज़ फॉर फॉर्म फीचर्स, देन 3 जो लिखा है वो साइज़ के लिए, फिर 2 लिखा है वो प्रिसीशन के लिए, और मटेरियल के लिए A1 जो है वो है। तो टोटल 8 कोड रहता है डी क्लास में। और ये पार्ट क्लासिफिकेशन या अनकोडिंग सिस्टम में बेसिकली कितने टाइप डिज़ाइन में एट्रीब्यूट्स रहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स रहता है, और उसके ही टाइप है मोनोकोड, पॉलीकोड और जो है मिक्स्ड कोड या डिसीजन कोड। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस। प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस मतलब क्या? प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग the part families and associated machine groupings that uses the information contained on process plans rather than on part drawing। तो जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो प्रोडक्ट जो है मेथड वाइज फ्लो में रन हो रहा है कि नहीं, मतलब जो मेथड है वो सिर्फ पेपर पे ही नॉलेज है, बल्कि
जो प्लान बना है उसका एग्जीक्यूशन हो, वो जो है ध्यान रखता है, दैट इज़ प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस PFA। तो PFA जो है प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस, उसके कितने स्टेप्स हैं? तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन PFA, दैट इज़ डेटा कलेक्शन, सेकेंड इज सॉर्टेशन ऑफ प्रोसेस रूटिंग्स, थर्ड इज़ प्रिपरेशन ऑफ PFA चार्ट एंड फोर्थ इज़ क्लस्टर एनालिसिस। तो अगर आप चाहते हैं ये सारे चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आई बटन पे दिया गया लिंक पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझा है कि इसके आंसर कैसे लिखने हैं। ओके, सो स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? डेटा कलेक्शन, सॉर्टेशन, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ PFA चार्ट एंड फोर्थ इज क्लस्टर एनालिसिस। देन प्लांट लेआउट यूजिंग GT को यूज़ करेंगे तो उसके कितने प्लांट लेआउट है? तो प्लांट लेआउट बेसिकली 3 प्रकार के हैं, लाइन और प्रोडक्ट लेआउट, फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट, एंड द लास्ट वन इज ग्रुप और कम्बिनेशन लेआउट। तो लाइन लेआउट मतलब ये आप देख सकते हैं, मशीन 1 2 3, मशीन 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन 4, ये चारों लाइन में है तो उसे बोलते हैं लाइन लेआउट। तो लाइन लेआउट की वजह से क्या होता है, सिंपल प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, कंटिन्यूस असेंबली, मास प्रोडक्शन, देन मशीन इन ईच लाइन्स ऑलवेज यूज्ड इन सेम सीक्वेंस, 1 फोरमैन एंड 1 टीम ऑफ वर्कर्स कंप्लीट ईच पार्ट। तो ये सारे जो है फ़ायदे हैं लाइन लेआउट के। देन फंक्शनल लेआउट में क्या है कि एक जगह टर्निंग, दूसरी जगह मिलिंग, फिर वेल्डिंग, फिर असेंबली, फिर टेस्टिंग। सो एक का जो आदमी है या एक जो टीम है वो एक ही चीज़ या एक ही प्रोसेस के एक्सपर्ट रहेंगे और उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, जो भी काम है वो आराम से इजीली वो कर सकेंगे। सेम मशीन एट सेम सेक्शन अंडर सेम फोरमैन, ईच फोरमैन आर स्पेशलाइज्ड इन वन प्रोसेस ओनली एंड वर्क इंडिपेंडेंटली based on process specialization. So this is about functional layout. Then the third is group technology layout. Group technology मतलब दोनों का मिक्सचर, कहीं कहीं पे फंक्शनल लेआउट रहता है और कहीं पे जो है लाइन लेआउट रहता है, उसे हम कहेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट और GT लेआउट। देन बेनिफिट्स ऑफ GT, तो बेसिकली GT जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कौन कौन से बेनिफिट्स रहेंगे? तो फर्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग डिज़ाइन, सेकंड इज़ टूलिंग एंड सेटअप्स, थर्ड वन इज़ मटेरियल एंड हैंडलिंग, फोर्थ इज़ प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, देन प्रोसेस प्लानिंग एंड लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ओके, देन द लास्ट टॉपिक फॉर GT चैप्टर इज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है? ऐसा जो आपको एरो का डायरेक्शन दिखाया गया है उसी हिसाब से होगा। पहले मशीन 1 पे प्रोसेस होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि फर्स्ट मशीन से उठा के हम सेकंड में रखते थे, या सेकंड से फोर्थ में, फोर्थ से फिर थर्ड में, थर्ड से फिर फर्स्ट में, ऐसे हम मतलब कहीं से भी उठा के कुछ भी प्रोसेस कर सकते थे। बट ये अब सिस्टमेटिक हो चुका है और एक ही सेल के अंदर अलग अलग मशीन रखे हुए रहते हैं और उसी हिसाब से हमारा काम रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो जाता है, वेस्ट टाइम इन प्रोडक्शन कम हो जाता है, देन क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, देन प्रोडक्शन सिंप्लीफाई प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, एंड द लास्ट वन इज़ रिड्यूस द सेटअप टाइम। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर GT, दैट इज़ ग्रुप टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है CAPP चैप्टर हम देखेंगे। तो CAPP में क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं इन प्लानिंग। तो सबसे पहले बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन नेक्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल, थर्ड इज कंसिडरिंग प्लानिंग premises, then identifying alternatives, then comparing alternatives in lieu of goals, then next is choosing an alternative, then formulating supporting plans, and the last is numbering plans by making budgets। तो इन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आप ऊपर दिए गए लिंक पे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। तो जो भी प्रोसेस प्लानिंग कर रहा है उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो पार्ट प्रिंट एनालिसिस, देन गैदरिंग द फंडामेंटल डिटेल्स, देन मशीनिंग प्रोसेस सिलेक्ट करने का, मशीन में कौन कौन से टूल होंगे उसका सिलेक्शन, देन ऑपरेशन के सीक्वेंस, देन इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, समय समय पे जो है मशीन को चेक करते रहना, देन अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन टॉलरेंसेस, एंड द लास्ट इज़ प्रॉपर कटिंग टूल्स एंड कटिंग कंडीशन।
देन टाइप्स ऑफ अप्रोचेज टू CAPP। तो अप्रोचेज ऑफ CAPP 2 टाइप के अप्रोच है, टोटल वेरिएंट अप्रोच और जनरेटिव अप्रोच। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। वेरिएंट अप्रोच मतलब क्या कि सर्च करना अपने पुराने जो है मेथड्स उनमें से ही सर्च करके नए वाले पे अप्लाई करना, उसको हम कहते हैं वेरिएंट अप्रोच। और जनरेटिव अप्रोच मतलब हर बार जो है जैसा ही हमें कुछ बनाना हो, हर बार नया प्लानिंग करके हर बार उसे एग्जीक्यूट करना, उसे कहते हैं जनरेटिव अप्रोच। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली वेरिएंट एंड जनरेटिव अप्रोच। तो डेटा इनपुट इन CAPP, तो CAPP में डेटा इनपुट करने के लिए बेसिकली जो है हम CAD मॉडल का ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है उसी चीज़ का, वेरिएंट और जनरेटिव अप्रोच का। सो बेसिकली कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस है CAPP के यूज़ करने के। सो दैट इज़ रिडक्शन ऑफ टाइम एंड लेबर। देन नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ और उन्हें मैनेज करने का जो है काफ़ी एफिशिएंट मैनर में हो जाता है, इसलिए ये उसका एडवांटेजेस है। एंड देन लास्ट इज डिसएडवांटेजेस, difficult to maintain the consistency during editing, and the last is proper accommodation of various combination of attributes such as material, geometry, size, precision, quality, alternate the processing sequence and machine loading among many other factors are difficult. Okay, so ये basically था आज का टॉपिक, that is GT and CAPP। कल भी 7 बजे हम एग्जैक्टली एक नए वीडियो के साथ आएंगे। सो आप ने अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और उसके लिए भी मैं जो है IMP क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।